तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं डेन्यूब नदी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहां से अभी तक क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला पॉइंट है, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि डेन्यूब नदी कितने देशों से बहती है, या कौन सी नदी है दुनिया की जो 10 देशों से होकर बहती है। एकमात्र नदी आपका डेन्यूब नदी है। और वो देश कौन से हैं? तो पहला है जर्मनी, दूसरा है हंगरी, तीसरा है स्लोवाकिया, चौथा है आपका क्रोएशिया, आपका पांचवा है सर्बिया, छठा है रोमानिया, सातवां है बुल्गारिया, आठवां है मालदोवा और नौवां है यूक्रेन और साथ ही 10वां है आपका ऑस्ट्रिया। ये 10 देश हैं जिनके जो है जहाँ से होकर के बहती है आपकी डेन्यूब नदी। और सबसे खास बात कि इन 10 देशों में से 4 देश ऐसी हैं जिनकी राजधानियां इसके तट पर हैं, जो आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वो 4 देश और राजधानियां कौन सी हैं? तो पहला है आपका ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। दूसरा जो देश है जिसकी राजधानी इस पर स्थित है वो है आपका स्लोवाकिया, जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। तीसरा है आपका हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, ये भी इसी के तट पर स्थित है। और आपका चौथा है सर्बिया, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बच्चों, इसको रिवीजन कीजिएगा। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कई बार आया है। तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पठारिया पर्वत से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। यहीं से निकलती है आपकी नदी, जिसका नाम है डेन्यूब नदी। यह नदी काला सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये गिरती कहाँ है? तो काला सागर में गिरती है। और यूरोप की दूसरी सबसे मतलब लंबी नदी है डेन्यूब नदी। ये क्वेश्चन भी आया कि सबसे लंबी कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी है बोल्गा। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो आपका हो जाएगा डेन्यूब। तीसरा पूछ लेगा तो आपका हो जाएगा राइन, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस नदी के में पाई जाती है एक मछली की बहुत ही विशिष्ट प्रजाति, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फिलहाल ये संकटग्रस्त है या समस्याओं में है, इसलिए यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किसकी प्रजाति है। इसका नाम है स्टर्जन प्रजाति। स्टर्जन को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म का मतलब क्या है ये भी बताएंगे आपको। कहा जाता है क्योंकि अपनी उत्पत्ति के बाद से इस प्रजाति में अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन हुआ। यानी कि जब ये धरती पर आए या इनका जब उद्भव हुआ, तब से लेकर आज तक इसमें बहुत ही माइनर सा परिवर्तन हुआ। इसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किए हैं ज़्यादा, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें प्रारंभिक भूगर्भीय काल से अब तक कोई परिवर्तन ना हुआ हो और उनके निकट संबंधी विलुप्त हो गए हों। यानी इनके जो निकट संबंधी लोग हैं वो विलुप्त हो गए, लेकिन इन्होंने अपने अंदर बिना परिवर्तन के अपने आप को आज तक बनाए हुए हैं। स्टर्जन मछलियाँ लंबे समय तक जीवित रहती हैं, देर से परिपक्व होती हैं और एक लंबे समय अंतराल के बाद अंडे देती हैं। इन्हें पर्यावरण और मानवीय बदलाव से उबरने में एक लंबा समय लगता है, जिस कारण ये नदी और अन्य पारिस्थितिकी मापदंडों के स्वास्थ्य हेतु एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि अगर इनके अंदर कोई परिवर्तन आया, इसका मतलब है कि उस जलीय क्षेत्र में, उस पारिस्थितिकी क्षेत्र में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। ये एक संकेतक प्रजाति के रूप में भी है, क्योंकि ये जल्दी अपने अंदर परिवर्तन नहीं करती। डेन्यूब, नीपर, निस्टर, डॉन आदि नदियाँ कोयला उत्पादक क्षेत्रों से बहती हुई काला सागर में गिरती हैं। याद रखें, अगर पूछे कि कौन सी नदियाँ हैं जो काला सागर में गिरती हैं या ये नदियाँ कौन से सागर में गिरती हैं, तो डेन्यूब, नीपर, निस्टर और डॉन ये नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। और ये कोयला उत्पादक क्षेत्र से बहते हुए काला सागर की तरफ बढ़ती हैं और अपने साथ काली मिट्टी बहा कर लाती हैं और उन्हें काला सागर में छोड़ देती हैं। इस काली मिट्टी से सागर की जो तली है वो पूरी तरह से काली हो चुकी है, जिससे जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये हमें काला दिखाई देता है। हालांकि पानी बहुत साफ़ है, क्योंकि कोयले से पानी फिल्टर होता है या प्योरीफाई होता है। ये बाकी समुद्रों की अपेक्षा काफ़ी मीठा है, यानी कि कम खारा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ गिर रही हैं। लेकिन इन नदियों के द्वारा जो कोयला जो काली खिलाया जाता है, इससे ये सागर काला दिखता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया काला सागर। काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है। अंतर्देशीय मतलब कई देशों से घिरा हुआ है, जो सुदूर दक्षिण पूर्वी यूरोप और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे तथा तुर्की के मध्य स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है ये भी देख लें, कभी कभी पूछ लेता है इसके चारों तरफ कौन से देश हैं, ये कहाँ है।
यह बास्पोरस जल डमरू मध्य के द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा है, यानी कि काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ये है बास्पोरस जल संधि जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इसके बाद मरमरा सागर को डारडेनल्स जल डमरू मध्य या जल संधि दक्षिणी एजियन सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मरमरा सागर को दक्षिणी एजियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वो है आपका डारडेनल्स जल संधि जो जोड़ती है एजियन सागर से। एजियन और क्रीट सागर के मध्य में माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा, यानी कि भूमध्य सागर से ये काला सागर जो है कनेक्ट है एजियन सागर, उसके बाद मरमरा सागर, उसके बाद आपका काला सागर आता है। और ये अलग अलग जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए काला सागर को झील नहीं कहा जाता क्योंकि ये भूमध्य सागर से जुड़ा है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो याद रखेंगे बच्चों, ये बारीकियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जो आपका काला सागर है ये कर्च जल संधि के द्वारा ओजोब सागर से भी जुड़ा हुआ है जो रूस की तरफ है। तो याद रखेंगे ओजोब जल संधि काला सागर कौन से, मतलब ओजोब जो है और काला सागर को कौन जोड़ता है, तो कर्च जल संधि। मरमरा सागर को एजियन सागर से कौन जोड़ता है, तो डर्डनल्स। मरमरा सागर को काला से कौन जोड़ता है, तो बॉस्पोरस। ये सारे फैक्ट बच्चों अनगिनत बार आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इस छोटे से क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे फैक्ट मैंने कलेक्ट किए हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम लोग ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।